नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती, हौसलों के मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग। आइए जी 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 शुरू कर रहे हैं। देखिए यार, कल मैं आखिरी में जब आपको पढ़ा रहा था तो आखिरी वाले क्वेश्चन में आपको एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट हुआ और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि चीज़ समझ नहीं आई। तो उसी तरह के मैंने 2-3 सवाल और बनाए ताकि हम उन बातों को थोड़ा आसानी से समझ पाएँ। तो आप समझने का प्रयास करिए, लेकिन उससे पहले एक बार बेसिक बात फिर से समझा देता हूँ। बेसिक बात ये कि भाई ऐसे सवाल देगा, चांदनी हो तुम, यार ये ब्लैक क्यों आ रहा है? तो दोस्तों, ये चंद्रमा हो गया, ठीक है भाई। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चंद्रमा पे लाइनें खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं भाई? लाइनें। ठीक है। तो देखिए यार, ये लाइनें मैंने खींची हुई है,
अब जरा ध्यान दें, यानी समझिए एक ऑब्जर्वर मेरे बच्चों यहाँ पे खड़ा हुआ है और ऑब्जर्वर यहाँ से चंद्रमा को देख रहा है, यहाँ से चंद्रमा को देख रहा है, ये चंद्रमा का व्यास है। तो मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए और समझिएगा। होता ये है कि जब कोई चीज़ बहुत दूर हो जाए आपसे, जब कोई चीज़ आपसे बहुत दूर हो जाती है या आपकी आंख पे किसी चीज़ का जो कोण बन रहा है वो बहुत छोटा बनता है, उस स्थिति में, जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लेके समझाऊं कि मान लीजिए चांद और ये धरती से बहुत दूर है, तो जब आप इसका कोण बना रहे होंगे ना मेरे बच्चे, जब आप इसका कोण बना रहे होंगे ऐसे करके यहाँ पे, तो जो इसका डायमीटर होता है ना वही उसकी आर्क भी बन जाती। मैंने आपको समझाया था कल भी कि अगर मान लीजिए ये सर्कल है, अगर मैं यहाँ 90 डिग्री बनाता हूँ तो यहाँ इस वाली लाइन और इस आर्क वाली लेंथ के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मैं कोई छोटा सा ही एंगल लूँ यहाँ पे लूँ, तो आप अगर गौर से देख पा रहे हो इस बात को तो आप समझेंगे कि यहाँ पे आर्क की लेंथ और सर्कल की मतलब आर्क और ये स्ट्रेट लाइन, इन दोनों के बीच की लेंथ बहुत कम हो जाती, इन दोनों के बीच की लेंथ बहुत कम हो जाती, जो मैं कल भी आपको समझाना चाह रहा था। हाँ है ना। अगर ये चीज़ बड़ी हो जाए, जैसे थोड़ा भी कोण बड़ा होगा तो इन दोनों के बीच की लेंथ दिखाई देगी, गैप दिखाई देगा। लेकिन जब कोण बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा, उस स्थिति में ये यहां से मिलाओगे स्ट्रेट, यानी ये मिलाओगे तब भी वही दिखेगी और ये आर्क भी वही दिखने लगेगी। तो जब भी कोई चीज बहुत दूर होती है या वो हमारी आंख पे या किसी चीज पे जो कोण बना रही वो 1 डिग्री से भी छोटा कोण बनाती है, तो उस स्थिति में जो उसका व्यास दिखता है वही हमारा डायमीटर ना, जो उसका व्यास होता है वही हमारा चाप भी दिखाई दे रही होती है, जो उस आर्टिकल का डायमीटर है वही उसकी आर्क भी दिखाई दे रही होगी। यानी अब चांद जो होगा वो तो मेरे भाई गोल होना है, बोल की तरह होगा। चांद जो होगा वो मेरा क्या होगा, बोल की तरह होगा। अगर चांद मेरा बोल की तरह होगा, ये मान लीजिए मेरा चांद है, तो जब मैं यहां से ऑब्जर्वर यहां से देख रहा होगा धरती से चांद को, तो अगर यहां आप गौर करेंगे तो ये चंद्रमा का बना डायमीटर, ये चंद्रमा का बना डायमीटर, समझ रहे हैं मेरी बात। तो जब मैं यहां इसे सेंटर लेते हुए इसे एक सर्कल बनाऊंगा, बहुत बड़ा सर्कल बनाऊंगा ऐसे करके, तो आप देखेंगे कि इनके बीच का जो एक गैप है ना, यानी ऐसे एक बहुत बड़ा सर्कल बनाऊंगा, तो होगा क्या कि जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी और ये वाला एंगल जब 1 डिग्री से भी छोटा होगा, तो ये आर्क की जो लेंथ है और ये जो स्ट्रेट लाइन खींची जो डायमीटर था, ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, दूर दूर दिखाई नहीं देते। तो जो डायमीटर होता है उसी को मेरे बच्चों हम आर्क की लेंथ मानना शुरू कर देते हैं। क्लियर है मेरे भाई। ये कल मैं आपको पढ़ा रहा था। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताए। बात क्लियर है जी। अब थोड़ा आगे आते हैं। अब मैंने एक सवाल लिया आपके सामने, इस सवाल को एक बार सॉरी एक बार इस सवाल को आप पढ़िए, फिर आगे काम करें। अब राजेंद्र नहीं हुआ क्लियर तो बेटा चांद तो मैं यहां ला नहीं सकता, आपको समझना ही होगा। इतने सारे एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया। कह रहा जी चंद्रमा की दूरी पृथ्वी पर, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,60,000 किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,60,000 किलोमीटर है तथा इसका व्यास एक पर्यवेक्षक की आंख पर, इसका व्यास एक पर्यवेक्षक की आंख पर 30 सेकंड का कोण बनाता है। यहां 30 सेकंड है ना, 30 मिनट है, सॉरी 30 मिनट है। 30 मिनट का कोण बनाता है। तो चंद्रमा का व्यास ज्ञात करें। द मोस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3,60,000 किलोमीटर एंड इट्स डायमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 30 मिनट। मेक इट मिनट, मेक इट माय डियर स्टूडेंट्स इट मिनट। कहता 30 मिनट का कोण बनाता है एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक की आंख पर। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। तो देखिए यार दोस्तों, भाई सबसे पहले 30 मिनट का हम रेडियन में बदलते हैं। तो 30 मिनट को सबसे पहले बदलो डिग्री में। डिग्री बनाने के लिए 60 से भाग दो, 60 से भाग दोगे तो ये आएगा 1/2 डिग्री।
1/2 डिग्री। किसी भाई को दिक्कत है? क्या बना जी? 1/2 डिग्री। अब मैं इस बात को भी अच्छे से भली भांति रूप से तरीके से समझता हूं कि मेरे बच्चों 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री होगा पाई बटे 180 रेडियन, तो गुना कर देंगे पाई बटे 180 रेडियन। तो आंसर आया पाई बटे 360 रेडियन, पाई बटे 360 रेडियन। तो जो एंगल बना मेरे बच्चों वो बना पाई बटे 360 रेडियन। जो कोण बना, जो एंगल बना है वो बना है जी 300 पाई बटे 360 रेडियन। किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक तो मुझे बताए। कह रहा चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,60,000 किलोमीटर। अब मैं इसे आगे ले आता हूं। तो हमको ये कोण पता चल गया मेरे बच्चों, कितना है? आप कहेंगे जी बिल्कुल पता है, 30 मिनट है। अब ये है सर्कल का डायमीटर, ना इसका चांद का डायमीटर। क्लियर है जी? ये है, अरे मिट भाई, ये है चांद का डायमीटर। यहां चांद का सेंटर आ गया। तब होता क्या है मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से बहुत गहराई से समझना होगा। 100 में एक नहीं, 10,000 में एक नहीं, लाख में एक बच्चा इसे बहुत गहराई से समझ सकता है। जो समझ सकता है वो समझने का प्रयास करें कि जब भी हम लोलक लेते हैं, पेंडुलम लेते हैं या कोई सेक्टर बनाते हैं, सेक्टर बनाते हैं, तो ये उसकी आर्क की लेंथ होती है, ये उसके आर्क की लेंथ होती है, हाँ है ना? ये सर्कल की रेडियस होती है और ये थीटा रेडियन होता है। इसका फार्मूला भी मैंने लिखवाया कि भाई थीटा रेडियन जो होता है वो L/R होता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज एक्सप्लेन की कि मेरे बच्चों जब भी किसी सवाल में ये रेडियस बहुत बड़ी हो जाए या ये कोण बहुत छोटा हो जाए, 30 मतलब 1 डिग्री से भी छोटा हो जाए, तो उस स्थिति में ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है ये लगभग बराबर हो जाती है, क्योंकि दोनों चिपक जाती है, हाँ है ना? तो ऐसी स्थिति में आपको जो डायमीटर दे रखा होता है, यानी जो ये लेंथ दे रखी होती है, उसी को आप लेंथ ऑफ आर्क मान लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं यहां से सर्कल का सेंटर, इसे सेंटर लेते हुए और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सर्कल ऐसे खींचता लाऊंगा, एक सर्कल लेता हूंगा, तो जो सर्कल आएगा ना उसमें और इसके डायमीटर में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोण बहुत छोटा है, हाँ है ना? अब समझो इसे मैंने पलट दिया और पलट के यहां ले आया, यही सीन बन गया। मेरी बात समझ रहे हैं? पक्की बात है। तो जो ये डायमीटर बनाना वही बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क भी बन गई। जो डायमीटर है वही लेंथ ऑफ आर्क बन गई। और कह रहा है उसकी आर्क से चंद्रमा की दूरी 3,60,000 किलोमीटर है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 3,60,000 किलोमीटर है। फार्मूला हमको पता है, थीटा रेडियन इक्वल टू L/R है। तो एंगल 30 डिग्री का, ना 30 मिनट का, सॉरी 30 मिनट था, तो 30 मिनट को अभी चेंज करके दिखाया था, क्या आया था एक बार फिर से देख लो। तो 30 मिनट चेंज होकर आया था पाई बटे 360 रेडियन, पाई बटे 360 रेडियन। तो ये वैल्यू आई पाई बटे 360 रेडियन, इसकी वैल्यू आई पाई बटे 360 रेडियन। एल की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि जो एल होगा वही डायमीटर होगा और डायमीटर हमको निकालना है। दूरी है 3,60,000 किलोमीटर। तो काटेंगे, 360 से 360 कट गया, बचा 1000, 1000 को इससे गुना करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा 1000 पाई। तो चंद्रमा का जो व्यास है वो 1000 पाई है। सच मायने में ये 1000 पाई जो है वो इस आर्क की लेंथ है, लेकिन जब कोण 1 डिग्री से भी छोटा हो जाता है तो इस आर्क की लेंथ और डायमीटर लगभग बराबर हो जाते, चिपक जाते हैं। क्या हो जाता है बेटा? बोलो, चिपक जाते हैं, पता नहीं चल पाता, है ना? तो भाई मेरी जितनी क्षमता थी, खैर ये कहना तो गलत है, जितनी क्षमता थी, लेकिन मैंने अपने अधिकतम प्रयास किए इस सवाल को समझाने के लिए। जो बात आप पिछले वाले में नहीं समझ पाए थे वो इसमें समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा था? 1000 पाई, बी आंसर हो जाएगा, है ना? मैं पहले ही इस बात को कह दिया कि ये चीज क्लियरली समझने के लिए 100 में से एक बच्चा नहीं, ना 1000 में एक बच्चा, ना 10,000 में, लाख में एक बच्चा समझ पाता है इसको समझदारी से। और जो समझ जाता है उसके का मतलब किसी के बाप में दम नहीं कि उसका सिलेक्शन रोक दे। आइए, चांदनी हो तुम, ये वाला करो जी। इसमें भी वही गड़बड़ है भाई, 30 मिनट कर लेना इसे।
डिग्री की जगह मिनट है, यहाँ पे भी डिग्री की जगह मिनट है। तो आंख से कितनी दूरी पर, बाकी सेम सवाल है, करिए। लवप्रीत, मैं हूं वो बच्चा। वेरी गुड। चांदनी हो तुम, चांद मेरा दिल। क्या चांद वांद दिल, बट कर लिया भाई। सही कह रहा भाई दिलीप, मेरी आवाज बहुत प्यारी है, बहुत रसीला और मधुर गाता हूं मैं तो, है ना। साले उल्लू बनाते रहते हो मास्टरों को भी। आओ बेटा, हम सच जानते हैं। बेटा 30 डिग्री है ना, 30 मिनट है। अभी थोड़ी देर पहले ही कहानी बताता आया कि इसको पहले डिग्री में बनाओ, डिग्री से चेंज करोगे तो पाई बटे 360 रेडियन ही कौन बनेगा। किसी भाई को दिक्कत है, कहता है यदि चंद्रमा का कोणीय व्यास हो तो आंख से कितनी दूरी पर 4.4 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का रखा जाए। उसी सवाल में समझाता हूँ। पिछले से पिछला जो सवाल था उसमें भी यही कहानी थी, है ना। चांद हो तुम, आइए यही समझाता हूँ। चांदनी हो तुम, देखिए यार, हमको तुमको, तुमको हमको, तुमको हमसे प्यार है, तो थीटा रेडियन है जी एल अपॉन आर। अब हमारा जो सवाल था उसमें कोण तो था 30 ही मिनट का, कोण तो था बाबू 30 ही मिनट का। सवाल में कह रहा है जी एक सर्कल है, सवाल में कह रहा है जी एक सर्कल है, मतलब एक सिक्का है, ये मान लीजिए सिक्का है, ठीक है। ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं सिक्के को, ठीक है जी, बड़ा सिक्का, ये सिक्का। कहता है इस सिक्के को एक आदमी अपनी आंख से कितनी दूरी पर रखे ताकि उसे चंद्रमा दिखाई ना दे। कहता है इसे अपनी आंख से कितनी दूरी पर रखे कि उसे चंद्रमा दिखाई ना दे, ऐसा सवाल में कह रहा। तो मैंने पिछले से पीछे में भी यही बात समझाई थी कि भैया चांद को ना, इस सिक्के को ऐसी जगह रखना पड़ेगा जो इस लाइन को भी काट ले, मतलब इस लाइन को भी टच कर दे और इस लाइन को, ताकि कोई गैप ही ना मिले चांद दिखने का, कोई गैप ही ना मिले चांद दिखने का, हाँ है ना। अब कह रहा है जी इस इसका जो सिक्का है, इस सिक्के का जो व्यास है वो है जी, डायमीटर है 4.4 सेंटीमीटर। और मैंने अभी समझाया कि अगर कोण 1 डिग्री से छोटा होता है, तो 1 डिग्री से छोटा आधा है, 30 मिनट है, यानी आधा है। तो जो यहां सेक्टर की आर्क बनेगी वो बेसिकली, जब मैं इस पे सर्कल बनाऊंगा ऐसे बड़ा वाला, तो जो इसका डायमीटर होगा ना वही बेसिकली इसकी लेंथ ऑफ आर्क कहलाती है। बात आ रही है समझ में? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत हो जाती है और कोण बहुत छोटा हो जाता है। कह रहा जी बताइए यहां से कितनी दूरी पे रखें, तो मान लेते हैं जी 8 सेंटीमीटर दूरी पे रखेंगे इसे, सिक्के को, तो ये सिक्का पूरी तरह चांद को छिपा लेगा। तो थीटा रेडियन एल अपॉन आर, तो बेटा थीटा रेडियन की वैल्यू निकाली थी अभी इससे पिछले सवाल में, पाई बटे 360। एल की वैल्यू, लेंथ ऑफ आर की वैल्यू दे रखी 4.4, आर की वैल्यू चाहिए, हाँ है ना। अब करो क्या यार, डेसिमल हटाओगे तो क्या आएगा, बटे में 10। अच्छा यहाँ 44 पाई से कट रहा है, तो करो क्या कि पाई को काट दो, पाई को लिख लो 22/7, पाई को क्या लिख लो बाबू, 22/7। यहाँ पाई था तो पाई को लिख लो 22/7। अगर आंसर पाई में तो मत काटना, 22 दूनी 44, जीरो से जीरो काटा, हाँ है ना। तो भाई आर की जो वैल्यू आएगी वो 2 गुना 7 गुना 36, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी? 504 सेंटीमीटर बच्चे आंसर बता रहे हैं, ये मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताएं खुल के। जो आंसर बता पाया बहुत अच्छी चीज़ है, आप उन लाख में से ही एक है, ठीक है जी। अब ये सवाल था हमारा, कह रहा जी उत्तर बताओ, तो बी आंसर हो जाएगा 504 सेंटीमीटर। क्लियर है जी? 504 सेंटीमीटर आ गया। करिए दोस्तों इस सवाल को, आपके सामने लिखा हो।
बेटा इसको लगा दियो चार्जिंग पे। बेटा सबका कमेंट आता है दीपेश, यू नीड नॉट टू राइट दिस टाइप ऑफ कमेंट ऑन माई स्क्रीन बिकॉज आई एम गेटिंग diverted by seeing such type of comments. So I request you not to comment like this. I will never block any student in my life in any form of coaching, whether it would be offline or it would be online. So just be tension free and have faith in me. You are always be welcome on the comment section, and I always read each and every comment of the students. So don't get worried about it. Just concentrate on the question. I am a very educated teacher and I can speak in English very fluently. आ जाओ सवाल पे। देखिए यार, ये जो सवाल है ये रीजनिंग का सवाल है, अपना सवाल नहीं है ना। मुझे आता भी नहीं है ये सवाल, क्योंकि रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग में ही करना। यहाँ ये सवाल लिया, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि भैया घड़ी की सुइयों के बीच में कोण निकालने का फार्मूला होता है एक, मुझे भी सही नहीं पता है, लेकिन ये फार्मूला आपको वो बताएंगे। 11/2 मिनट हैंड -30 इंटू आवर हैंड। ये रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग में ये चीज़ें आती हैं, तो रीजनिंग वाले टीचर आपको बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे जी। एक बार देख लो फिर आगे आएंगे। चांदनी हो तुम, ठीक है भाई। एक फार्मूला है घड़ी की दो सुइयों के बीच में, मतलब घंटे और मिनट वाली सुई के, 11/2 मिनट हैंड -30 इंटू आवर हैंड। तो हमारे सवाल में दे रखा था सुबह 5:20 पे, तो घंटे की सुई है 5 पे और मिनट की सुई है भाई 20 पे, बस टेक दो। तो मिनट की सुई आएगी जी 20 पे, तो 20 10 से काटेंगे 110 आएगा, और घंटे की सुई आएगी जी 5 पे, 5 से 15 150 आएगा। 150 में से 110 गया 40, -40 आया, लेकिन मोड का साइन लगा होता है, मॉडुलस हमेशा ही प्लस बनाता है, तो उत्तर आया 40 डिग्री। ये सवाल मैंने यहाँ लिया है, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हो सकता है कि आपसे इसका आंसर डिग्री में भी पूछ सकता है, और हो सकता है इससे आपका आंसर वो रेडियन में पूछ ले। तो ये मेरा सवाल बिल्कुल भी नहीं है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर वो डिग्री में पूछ ले तब तो आपकी बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि आंसर सीधा निकल गया। लेकिन अगर वो डिग्री से रेडियन में आंसर पूछ रहा होगा तो आपको कुछ नहीं करना होगा। आप जानते हैं 1 रेडियन होता है पाई बटे 1 डिग्री होता है पाई बटे 180 रेडियन। चेंज कर देंगे तो आपका आंसर रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, मॉड्यूलस क्या है बताया तो था मैंने। बेसिकली मॉड्यूलस के बारे में आप ज़्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, वहाँ मैं बता दूंगा। बाकी मॉड्यूलस जो होता है वो 2 इक्वेशन से मिलके बना होता है, और हर एक वैल्यू को पॉजिटिव ले आता है। ठीक है जी। संगीत 30 डिग्री नहीं भाई, 30 आ रहा है क्या? 20 2 10 11 110 5 3 15 150 150 में 10 11 40, नहीं 40 डिग्री आएगा भाई। ठीक है जी। तो अब आपका जो रेडियन डिग्री मेजर वाली कहानी थी वो पूरी तरह ख़त्म हुई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि रेडियन डिग्री मेजर यानी जो सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल है वो वाली कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी। इसमें कुछ बच्चों को डाउट है, कह रहे हैं जी 30 होगा या 40 होगा, तो भाई 40 होगा। रीजनिंग वाले टीचर ने जिस फार्मूले से बताया है उससे भी करेंगे तो भी आपका 40 ही आएगा। ठीक है, बाकी मेरा यहाँ पे सवाल वो है ही नहीं। मेरा तो बस इतना था कि अगर वो डिग्री की जगह रेडियन में पूछ ले तो आप रेडियन में उसका आंसर कैसे निकालते। क्लियर है, इतनी बात है। देखिए, रेडियन और डिग्री मेजर से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम ही चांसेस ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूँ कि रेडियन डिग्री मेजर में जब भी आपसे पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा तो वहाँ 101% मैं गारंटी ले सकता हूँ आपके साथ कि वहाँ पे आपको डिटेल करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसका कारण ये है कि रेडियन और डिग्री मेजर वाली जो चीज़ें इन्हें डिटेल करने में बहुत टाइम लगता है। हाँ है ना, वो या तो 1 रेडियन पे घुमा देगा। आप बस ये ध्यान रखिए कि 1 रेडियन की वैल्यू लगभग 60 डिग्री होती है, या लगभग 57 डिग्री होती है, लगभग 58 डिग्री, जो याद रख पाए। वैसे 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड होती है, आप 57 डिग्री मान लीजिए। हाँ है ना, बस उसके बिहाफ पे ही वो ऑप्शन लड़वाएगा आपसे, उसी के बिहाफ पे ही ऑप्शन लड़वाएगा और कुछ नहीं लड़वाएगा वहाँ पे। मेरी बात समझ पाए? तो परेशान मत होना इसके सवालों के लिए।
हर एक चीज के कॉन्सेप्ट को हमेशा डिटेल में पढ़ाना होता है, इसलिए मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ा है, फिर आपको बताया कि पेपर में कैसे सवाल पूछता है और कैसे कैसे आप उसको यूज करके उस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं आज गहरी बात पर। ध्यान देके मेरी बात समझिए। डोमेन रेंज सब आज अभी वही चलेगा, डोमेन और रेंज ही बताऊंगा। आइए जी, अब आसान ही बातें, मुश्किल बातें हैं नहीं, बड़े ध्यान से समझिएगा, लेकिन सवाल बहुत पूछे जाने। देखो यार, आपको टेबल याद होगी साइन के साथ। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वैल्यूज आपको याद है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे जी 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताइए 1/2। साइन 45 की वैल्यू बताइए 1/√2। साइन 60 की वैल्यू बताइए √3/2। साइन 90 की वैल्यू बताइए 1। देखिए जी, अभी वो ज़माना नहीं और आप उतने छोटे नहीं है कि मैं ये बताऊं कि वैल्यू कैसे निकालते। जी ये 0 गिनती पे लिख लो, 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से भाग दे दो, हाँ है ना, फिर सबका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो ये 0 आएगा। 1/4 का वर्गमूल 2 आएगा, 2/4 का 1/√2 आएगा, इसका करोगे √3/2, इसका करोगे। इन बातों में टाइम पास नहीं करेंगे, हाँ है ना ये हमारी बात होनी चाहिए, ना हमें इनमें टाइम पास करना है। अब जरा आगे आइए। अगर साइन की वैल्यू ये है, अगर मेरे भाई साइन की वैल्यू ये है, तो ऐसी वैल्यूज क्यों होती है, जरा देखिए, एक एक करके चीजें समझते हैं। जैसे आता हूं साइन 30 पे। देखो यार, ये कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ये कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है, हाँ है ना। अच्छा, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन लिख लीजिए। वे लाइन जो कहीं भी ना मिले पर अनंत पर, अनंत का मतलब इन्फिनिटी पर जाकर मिल जाए। जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ये गहरी गहरी बातें वहां समझेंगे। देखिए यार, पैरेलल लाइन बहुत गजब की चीज है। तो मैं बता रहा था कि दो पैरेलल लाइनें वे होती जो कहीं नहीं मिलती लेकिन अनंत पर जाकर मिल जाती। जैसे धरती और आसमान होते हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं लेकिन कहीं नहीं मिलते, लेकिन दूर देखोगे ना इनफाइनाइट पे, तो ऐसा लगेगा जैसे धरती और आसमान मिल रहे हैं। तो मैथ में जो चीजें नहीं निकाल पाए लोग, उसको एक अंधेरे से में ले जाके छोड़ दिया, और दो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन को भी अंधेरे में ले जाके छोड़ दिया लोगों ने। क्या कि दो पैरेलल लाइनें वे लाइनें जो कहीं ना मिले लेकिन अनंत पे जाके मिल जाए। अनंत आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। ठीक है, आ जाइए। देखिए, कुछ लोगों ने ऐसा काम किया है मैथ में कि जहां जहां कंफ्यूजन था वहां तेरी भी सुन ली, मेरी भी सुन ली, चल अब आगे बढ़। भाई पैरेलल लाइन कहीं नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अनंत पे मिल जाएगी, तो दोनों बातें सेटिस्फाई कराई। तो जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 है। अगर ये कोण 30 डिग्री ले रहा हूं, तो कोई भी त्रिभुज बनाएंगे, अगर आप इतनी सी त्रिभुज बनाएंगे और ये कोण 30 डिग्री लेंगे, तब भी भैया ये साइड 1 होगी, ये साइड 2 होगी और ये साली साइड √3 होगी, हाँ है ना। अगर आप इतनी बड़ी बनाएंगे तब भी ये 1, ये 2, ये √3। यानी ये रेशियो कहीं से आए नहीं है। हमारे बड़े लोगों ने, यानी मैथ के लोगों ने क्या किया होगा कि सबसे पहले ज्योमेट्री तैयार की थी, यानी पहले त्रिभुजें बनी, आकार बना, फिर उन त्रिभुजों में देखा कि यार जब जब ये रेशियो रहता है साइडों का, तो वहां हमेशा ही 30 डिग्री का कोण दिखाई देता है। क्लियर है। इनके बाद वैल्यू बनी कि tan 30 क्या होता है, sin 30 क्या होता है। बात आ रही समझ में? मुझे समझाना है बस आपको जीरो वाली कहानी। तो देखो यार, sin 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है। अब आप एक बात बताओ यार, ये कोई राइट एंगल है, ये कोई राइट एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। अगर मेरे बच्चों मैं ये वाला एंगल थीटा ले रहा हूं, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा sin 0 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे जी थीटा की जगह आपने 0 रख दिया।
थीटा की जगह क्या रख दिया आपने, 0। थीटा की जगह क्या रख दिया, 0। अगर थीटा की जगह आपने मान लो ये कोण अगर 50 डिग्री है तो 40 बनाएंगे तो और नीचे आएगा, 30 बनाएंगे और नीचे आएगा, समझ रहे हैं ना। 30 ऐसे बन जाएगा, 30 डिग्री का कोण हमारा ऐसे बन रहा होगा। फिर 20 का बनाऊंगा तो और ऐसे आ जाएगा, फिर 10 का बनाऊंगा तो और ऐसे आ जाएगा, हाँ है ना। अगर 5, समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरी बात को, 10 का बनाएंगे तो ऐसी त्रिभुज बन जाएगी बिल्कुल छोटी सी। अगर मैं इससे भी और छोटा जाऊंगा, मैं 5 का बनाऊंगा भैया तो और छोटा बन जाएगा। लेकिन अगर मैं 0 का बना दूंगा तो 0 का तो मतलब ये हुआ कि 0 वाली लाइन तो यही वाली आ जाएगी इसी के ऊपर। अरे हाँ है ना, 0 का मतलब तो ये लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गई, क्योंकि ये जितना बड़ा खुलता जाएगा, ये हाथ जितना खुलता जाएगा कोण उतना बड़ा होता चला जाएगा, और ये हाथ जितना भिजता चला जाएगा उतना ही कोण खत्म हो जाएगा। तो 0 कर रहा हूं तो मतलब बिल्कुल पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया तो सामने वाली साइडों के बीच की लेंथ 0 हो गई। मतलब अगर ये कोण 0 लें, अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं यहां 0 डिग्री का कोण बनाऊं तो मान लीजिए समझाने के लिए 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मतलब है ये दोनों लाइनें एक दूसरे से मिल गई। अगर एक दूसरे से मिल गई तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ आएगी वो 0 आ जाएगी, क्योंकि अगर ये दोनों लाइनें मिल गई तभी तो 0 बनेगा, और 0 बना तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर की लेंथ 0 आ गई। तो परपेंडिकुलर की लेंथ 0 है और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ h, तो 0/h 0 होता है, इसलिए साइन 0 की वैल्यू 0 रहती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, हाँ है ना। तो साइन 0 की वैल्यू 0 रहती, क्यों रहती आप समझ पा रहे हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की, पक्का, वेरी गुड। ऐसे ही आप बात करें जी साइन 90 की वैल्यू 1 क्यों, तो देखिए यार, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जी। अगर ये एंगल थीटा डिग्री है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हुआ और ये मेरा बेस हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना। क्या, अगर मैं मान लीजिए 50 डिग्री है, ये वाला कोण 50 डिग्री है, अगर मैं नीचे करूंगा, मतलब 50 से 49 डिग्री करूंगा तो ये लाइन नीचे आ जाएगी, ये लाइन नीचे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, यहां आ जाएगी। अगर मैं 49 से कम करूंगा तो और नीचे आएगी, 48, 47, 40 करूंगा तो और नीचे, 10 करूंगा तो और नीचे, और 0 करूंगा तो इसी के चिपक जाएगी। अरे हाँ है ना। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि यार मैं इस कोण को बढ़ाऊंगा तो भाई कैसे बढ़ेगा, तो मान लो ये 50 डिग्री है और मैं कहूं जी थीटा की वैल्यू 50 है, 60 कर दो, तो 60 करो दो तो और ऊपर चला जाएगा। तो यानी जितना कोण बड़ा होता जाएगा ना उतना ही परपेंडिकुलर बढ़ता चला जाएगा। अब परपेंडिकुलर इतना हो गया, अगर 70 डिग्री बनाना होगा तो 70 डिग्री यहां आएगा तो परपेंडिकुलर और बड़ा हो गया। अरे हाँ है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यार भाई ढक्कनो हाँ ना कुछ तो बोल दिया करो, पक्का। लेकिन अगर मैं ये कोण 90 डिग्री बना लूं तो 90 डिग्री तो बिल्कुल सीधा चला जाएगा। आप तो जानते हैं 90 डिग्री का तो मतलब राइट एंगल हो गया। अगर थीटा की वैल्यू में 90 ले लूं, भाई साइन 90 डिग्री की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे सर 90 का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है जी, ये थीटा की जगह 90 लेंगे तो ये लाइन तो सीधी हो जाएगी और ये लाइन भी सीधी है। अगर ये दोनों ही लाइनें सीधी हैं तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, दोनों ही लाइनें सीधी है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। और अगर ये दोनों लाइनें ये वाली और ये वाली, ये हाइपोटेन्यूज था, ध्यान रखना ये हाइपोटेन्यूज ही था, क्लियर है ना। अगर 80 डिग्री होता तो ये वाला हाइपोटेन्यूज होता, 50 होता तो ये हाइपोटेन्यूज होता, और अगर कोण बढ़ा रहे हैं तो यही साइड तो बढ़ती चली जा रही सीधी, तो इस बार ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई और पैरेलल लाइनें आपस में कहीं नहीं मिलती, लेकिन अनंत पर जाके मिल जाती हैं। लेकिन अनंत पर जाकर मिल जाती हैं, तो जब ये अनंत पे जाके मिलेंगी, अनंत पे जाके मिलेंगी, जब ये दोनों आपस में अनंत पे जाके मिल जाएंगी मेरे बच्चों, अनंत पे जाके मिलेंगी, तो उस केस में जितनी लेंथ परपेंडिकुलर की होगी उतनी ही लेंथ हाइपोटेन्यूज की होगी। इसीलिए साइन 90 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों ही लाइनें एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगी, इसलिए दोनों की ही लेंथ आपस में बराबर होगी, इसलिए कट के उत्तर 1 आ जाता है ना। आइए जी बातों पे आते हैं। तो आपको समझ आया कि जी साइन 90 कैसे तैयार होता है, मिटा ही देते हैं। तो ये बातें बड़ी छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत जगह काम आनी है लाइफ में, ठीक है ना, और बड़ी मस्त चीजें। अब मैं साइन का ग्राफ समझाता हूं। देखो यार, कार्टेशियन प्लेन ऐसे बनता है, डोमेन, रेंज, सारी कहानी आज क्लियर कर देंगे, बट यू मस्ट हैव सम पेशेंस टू अंडरस्टैंड इट।
अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना चाहिए और फालतू चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए आपको रेडियन मेजर का चीज़ समझ नहीं आई, अब आप वो कमेंट कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं, टीचर का भी मूड खराब होगा वहाँ पे। जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान लगाओ। भाई ये कार्टेशियन प्लेन होता है, अगर आप समझते हो तो ये 0 0 होता है, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है, वाई एक्सिस वाली लाइन होती है। ये वाला जो पॉइंट रहता है ये 0 0 होता है, इसी को हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है जी, ये 0 0 हुआ जी, ये मान लीजिए 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, मुझ में भूत आ गया, ये 270 डिग्री है। मान लेते हैं जी ये वैल्यू 1 है, +1, ये वाली वैल्यू -1। ऐसे जो समझ पाए, जरूरी नहीं हर कोई समझ पाए। देखिए 100 में से 10% बच्चा समझ पाता है, जो समझ पाए वो इन सारी कहानियों को समझ ले, जो नहीं समझ पाया वो बाकी 90% के लिए टेबल रटने को शुरुआत में ही कह दी थी कि रट लो बेटा, काम खत्म, आ गया, आगे बढ़ो। अगर साइन में एंगल की वैल्यू 0 डिग्री डाल दे तो 0 डिग्री यहां हुआ, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 भी यहां हुआ, तो पॉइंट ये बना। अगर मैं आपको कहूं कि साइन में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डाल दो तो साइन 90 ये हुआ, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हुई तो यहां हुआ। हाँ है ना। मैं कहूं कि साइन 30 डिग्री बताओ तो 30 डिग्री यहां कहीं हुआ भाई, और 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है साइन की 1/2, तो ये 0 है, ये 1 है, तो 1/2 यहाँ नहीं, ये वाला पॉइंट बना। तो कुल मिला के मैं आपको ये कह रहा हूं कि साइन का जो ग्राफ है वो ऐसे उठता है, साइन का जो ग्राफ है वो ऐसे उठता है, यानी साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे तो होती है 0, लेकिन 90 डिग्री पे होती है 1। क्लियर है। उसके बाद भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है और सेकंड में भी ये वैल्यू प्लस में ही रहती है, फिर ये 180 डिग्री पे आता है 0, साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0। और आप जानते हैं जब कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो 180 यहाँ था और 180 प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में ये हो जाता है नेगेटिव, तो जब 180 से नीचे लेके जाओगे तो ये माइनस में चला जाएगा। आप जानते हैं यहाँ वैल्यू -1 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 270 डिग्री पे, कितनी, -1, है ना। उसके बाद फिर ये 360 डिग्री पे ऊपर आएगा, ये 360 डिग्री पे वैल्यू बनाएगा 0, और उसके बाद फिर ये। तो साइन का जो ग्राफ है मेरे बच्चे वो इस तरह से चलता है, यानी साइन का जो ग्राफ है वो हमेशा ही 1 1 और -1 के बीच में रहता है। किस किस के बीच में रहता है भाई, 1 और -1 के बीच में रहता है, पक्की बात है। 0 पे 0 रहता है, 90 पे मैक्सिमम होता है, यानी कोई पूछे साइन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, 90 डिग्री पे, पक्की बात है। कोई पूछे मिनिमम कहाँ होती है, 270 डिग्री पे। तो साइन की जो वैल्यू है वो 1 से और -1 के बीच में रहती है। आपसे कोई पूछे कि यार साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही क्यों होती है, इनफाइनाइट क्यों नहीं होती, तो आप उसको जवाब देंगे कि देखो बेटा, हमने सही जगह पैसे खर्च करे थे कोचिंग के वक्त, और साइन थीटा हमारे टीचर ने बताया था होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और किसी भी सूरत में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल ले रहे हैं थीटा तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूस होता है। और हर बार हमने छोटी से छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि किसी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है वो हाइपोटेन्यूस है, किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूस बड़ी भुजा है, तो यानी हाइपोटेन्यूस वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है और परपेंडिकुलर वाली जो वैल्यू है वो छोटी होगी। तो अगर हम कोई ऐसी फ्रैक्शन बनाएं जहां ऊपर छोटी और नीचे बड़ी वैल्यू रखेंगे तो इसका उत्तर हमेशा ही 1 से छोटा होता है, इसका उत्तर हमेशा ही 1 से छोटा होता है ना। 1 के बराबर कब आता है, जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आपस में बराबर आ जाए, यानी जब ये कोण 90 डिग्री बन जाए। इसलिए साइन की वैल्यू अधिकतम 1 रहती है, 1 से बड़ी नहीं जाती, क्योंकि किसी भी सूरत में जो परपेंडिकुलर है वो कभी भी हाइपोटेन्यूस से बड़ा नहीं हो सकता, ये साइड कभी भी इससे बड़ी नहीं हो सकती, हाँ है ना। और अगर ऊपर छोटी और नीचे बड़ी वैल्यू रखेंगे तो उत्तर हमेशा 1 से छोटा आएगा। इसीलिए साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू जाती है वो +1 जाती है और मिनिमम वैल्यू मेरे भाई -1 जाती है। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं खुल के, पक्की बात है। अब आगे बढ़ते हैं, अब कोर्स पे आते हैं। देखिए यार दोस्तों, जीरो डिग्री भैया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ लिखा साइन, तो साइन 0 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, हाँ है ना। अरे यार मैंने तो साइन ही बता दिया,
पागल हो गया मैं तो भाई गति। कोस बताना था ना यहाँ, तो देखो यार कोस की वैल्यू बतानी, ये सब आपने पढ़ी हुई है, बस मैं तो फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, वैल्यू लिखे, मुझे तो ग्राफ समझाना है। तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की डिग्री वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोस 90 की वैल्यू 0। मुझे ग्राफ बताना, उस पर आ जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, ये 0 डिग्री, ये रख देते हैं जी 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ठीक है भैया। ऐसे ही जाओगे आगे तो ये 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री, ऐसे ही वापसी आएंगे तो -90 डिग्री, -180 डिग्री, हम माइनस एंगल चला जाता है। क्लियर है जी। अब जरा ध्यान दो, इस वाली वैल्यू को हम +1 मान लेते हैं, इस वाली वैल्यू को हम -1 मान लेते हैं। अब ये बताओ साइन ना कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे जी 1। कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अगर कोस में 0 डिग्री रखने पे उत्तर 1 आया तो मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है। बात आई समझ में, पक्की बात है। कोस में 90 डिग्री पे वैल्यू क्या आती है 0, तो कोस 90 की वैल्यू 0 आती है, यानी कोस का ग्राफ यहां से चलता है, ध्यान देना। साइन का ग्राफ 0 से उठता है ऐसे, कोस का ग्राफ 90 से उठता है ऐसे और नीचे आता है ऐसे, 180 पे चला जाता है सबसे लोवेस्ट -1, और फिर 270 पे आ जाता है 0 और फिर ऊपर उठता है। यानी कोस का ग्राफ हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, +1 से स्टार्ट होता है और 90 पे 0 आता है, -1 फिर ये। इसकी भी वैल्यू +1 और -1 ही रहेगी, यानी कोस की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। ऐसा क्यों होता है? वही सेम कारण कि कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस जो होता है, आधार जो होता है, वो कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहती है। बात आ रही है समझ में? अब आगे आते हैं। अब मैं आगे लेके आता हूं, क्या देखो यार, बहुत ध्यान से अब यहां समझना। आपको याद है कि साइन का जो ग्राफ है, भाई 1 सेकंड ना, बनती है बात तो। आई जाओ अब तुम जरा। अगर मान लीजिए ये ग्राफ है, अगर ये ग्राफ बना रहे थे और यहां था 0 डिग्री, ध्यान देना भाई, यहां था 0 डिग्री, यहां था 90 डिग्री, यहां था 180 डिग्री, यहां था 270 डिग्री। बहुत सारे सवाल इसी पे पूछूंगा मैं अभी। और अगर ये वाली वैल्यू +1 है और ये वाली वैल्यू -1 है, ये 0 डिग्री है, तो साइन वाले ग्राफ को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं भैया लाल पेन से। साइन वाले ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देते हैं लाइन, रेड लाइन से। तो आपको पता है साइन का ग्राफ बताया कहां से चलता है, 0 से, और मैक्सिमम कहां जाता है, 90 पे। 90 पे मैक्सिमम 1 हो जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है, फिर 270 पे मिनिमम, और ऐसे घूम जाता है। दूसरा कलर ले लेते हैं जी, कोस। कोस का जो ग्राफ है वो येलो लाइन से। आपको पता है कोस का ग्राफ किससे शुरू होता है, -1 ना +1 से, अभी समझाया, और 90 पे आ जाता है 0, फिर 180 पे आता है -1, 270 पे आता है 0। ये रहता है कोस का ग्राफ। कलर दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहां से बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनने, बहुत गहराई से बात को सुनिएगा और समझिएगा। क्या कि मेरे भाई, एक जो वैल्यू बनती है इसमें वो होती है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे दोनों ही बराबर आ जाता है। 45 डिग्री पे कोस भी बराबर आता है और साइन भी बराबर आता है। कोस भी बराबर आता है और साइन भी बराबर होता है। ध्यान रखना, ये वाला ग्राफ था किसका, साइन का, और मेरे भाई ये वाला जो ग्राफ था ये था कोस का। हाँ है ना। और मैंने बताया कि यार 45 डिग्री जो रहता है इसके ऊपर दोनों ही वैल्यू बराबर आती है। अब बड़ा सोच समझ के आंसर देना। अगर मैं यहां से एक लाइन खींच लूं ऐसे, तो ये बताओ 0 से लेके 45 के बीच में, 0 से लेके 45 के बीच में साइन की वैल्यू बड़ी होती है या कोस की वैल्यू बड़ी होती है? 0 से 45 के बीच में साइन बड़ा होता है या कोस बड़ा होता है, ये बताओ।
तो आप कहेंगे सर बड़े ध्यान से समझिए, साइन की वैल्यू बड़ी होती है, कोस की वैल्यू बड़ी होती है। अगर आपको चेक करना है तो ये देखो सर, कोस है बड़ा, ऊपर से नीचे आ रहा है, और साइन तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो बड़ा कौन सा होगा? कोस। यानी 0 से 45 के बीच में हमेशा ही कोस बड़ा होगा। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, अगर मैं आपसे यहां पे ये पूछ लूं क्या कि सर 45 से लेके 90 तक, 45 से लेके 90 तक कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे सर 45 से 90, यानी यहां से यहां तक की इस वाले सीन की, तो यहां साइन तो चला गया ऊपर और कोस आ गया नीचे, तो 45 से 90 में मेरे भाई हमेशा साइन बड़ा होता है। 45 से 90 में हमेशा साइन बड़ा होता है। 45 डिग्री पे दोनों चीजें बराबर होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा ये बताओ, साइन 10 डिग्री बड़ा या कोस 10 डिग्री बड़ा? बताओ जी कौन सा बड़ा? साइन 10 बड़ा या कोस 10 बड़ा? तो आप कहेंगे सर 10 डिग्री, तो 0 से 45 के बीच में, अगर 0 से 45 में तो 100% कोस बड़ा होगा, 100% कोस बड़ा होगा, तो कौन सा बड़ा होगा जी? कोस। अगर मैं आपसे सवाल में ये पूछ लूं कि मेरे बच्चों ये बताओ कि साइन 49 डिग्री बड़ा कि कोस 49 डिग्री बड़ा? तो आप कहोगे देखो सर जी 49 यानी 45 से 90 के बीच में है, और इस बात को ध्यान रखिएगा कि 45 से बड़ा कौन है तो साइन बड़ा, 45 से बड़ा कौन है तो साइन बड़ा, साइन बड़ा कोस छोटा, तो सर जी साइन बड़ा होगा, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा बताओ साइन 12 डिग्री और कोस 12 डिग्री कौन बड़ा? साइन 12 डिग्री और कोस 12 डिग्री में कौन बड़ा? साइन 12 डिग्री और कोस 12 डिग्री में कौन बड़ा? तो आप कहेंगे 12 का मतलब बना 0 से 45, और 0 से 45 में कोस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है, तो वैल्यू आ गई ये बड़ा। पक्की बात है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर साइन 12 डिग्री बड़ा या यहां पे बताओ साइन 1 डिग्री बड़ा या सर साइन 1 रेडियन बड़ा? अच्छा इसको भी छोड़ो, कोस 1 रेडियन बड़ा, कौन सा बड़ा? साइन 1 डिग्री बड़ा है या कोस 1 रेडियन बड़ा है? बताओ जी, साइन 1 डिग्री बड़ा है या कोस 1 रेडियन बड़ा है? तो आप कहेंगे देखो गुरुजी ध्यान से मेरी बात को सुन लो, रेडियन का मतलब होता है क्या? 1 रेडियन होता है 57 डिग्री लगभग। तो सर आप चाहो तो इसको 1 रेडियन की जगह लिख सकते थे 57 डिग्री, और अगर 57 डिग्री लिख रहे हो तो बड़े आसानी से बता सकते हैं कि साइन 1 डिग्री बड़ा है, कोस 57 डिग्री बड़ा। अब यहां पे लड़ाई है। अच्छा इसको भी 1 सेकंड मत बताओ, अभी मैं पीछे वाली बातों से घुमा के लाता हूं आपको वापसी से। यहां पे आ जाओ, उसके बाद फिर वहीं आऊंगा। आपने एक चीज यहां देखी होगी और नोटिस करी क्या कि कोस की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में घटती चली जाती, 0 से 90 के बीच में घटती चली जाती। तो मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बताओ कि कोस 10 डिग्री बड़ा या कोस 11 डिग्री बड़ा? ये बताओ कौन सा बड़ा? दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। कोस 10 डिग्री बड़ा या कोस 11 डिग्री बड़ा, कौन सा बड़ा आपके हिसाब से? कोस 10 बड़ा या कोस 11 बड़ा? तो आप कहोगे देखो सर जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हो, वैल्यू बेसिकली घटती चली जा रही, वैल्यू बेसिकली घटती चली जा रही, ग्राफ नीचे आ रहा है। यानी जितना बड़ा कोण लोगे वैल्यू उतनी छोटी आएगी। तो कोस 10 डिग्री और कोस 11 में बड़ा कोण क्या है? 11, तो इसकी वैल्यू छोटी, इसकी वैल्यू बड़ी, तो कोस 10 बड़ा होगा, हाँ है ना। मैं आपसे पूछूं कि बेटा कोस 1 रेडियन बड़ा या कोस 1 डिग्री बड़ा? बताओ जी, 1 रेडियन बड़ा या 1 डिग्री बड़ा? तो आप कहोगे देखो सर जी बात ध्यान से समझो कि 1 रेडियन को आप लिख सकते हैं क्या? यहां 1 रेडियन लिखा था सर आपने, तो आप 1 रेडियन को लिख सकते हैं 57 डिग्री, लगभग 57 डिग्री। अब बता दो सर कोस 1 डिग्री बड़ा या कोस 57 डिग्री? जो मैं इससे अगले पेज पे समझा रहा था ना, जो मैं सही से नहीं बता रहा था इसलिए यहां ले आया था। तो कोस 1 डिग्री बड़ा या कोस 57 डिग्री बड़ा? तो आप कहोगे देखो सर कोण जैसे जैसे बढ़ाओगे वैल्यू वैसे वैसे घटेगी। तो देखा करो कोस के केस में कि कोण जिसका बड़ा वैल्यू उसकी छोटी, कोण जिसका छोटा वैल्यू उसकी बड़ी। तो 1 डिग्री 57 डिग्री ये बड़ा होगा। अरे हाँ है ना। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा बताओ कोस 44 डिग्री बड़ा या कोस 46 डिग्री बड़ा, बताओ जी कौन सा? तो आप कहेंगे सर जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे वैल्यू धीरे धीरे घटती चली जाती है, तो 44 बड़ा।
निसंकोच के 44 बढ़ा। हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही। लेकिन जब साइन में आप आते हो, जब साइन में आप आते हो, मैं इनको मिटा लेता हूं। टेबलों की जरूरत नहीं है, बड़े ध्यान से बातों को समझा करो। चांदनी हो तुम। हाँ, मैं ही कह रहा हूं कि यहां 1 आता है कि यार साइन 1 डिग्री बढ़ा या साइन 2 डिग्री बढ़ा। बताओ जी। तो आप एक बात कहेंगे, देखो सर, साइन के केस में क्या है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा ग्राफ भी ऊपर उठता जा रहा है। और एंगल बढ़ाया और ऊपर उठ गया, और एंगल बढ़ाया और ऊपर उठ गया, और एंगल बढ़ाया और ऊपर उठ गया। यानी 90 डिग्री तक साइन में जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ाओगे, साइन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यानी 0 से 90 के बीच में जितना बड़ा कोण होगा वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। तो कोई पूछे साइन 1 डिग्री बढ़ा या साइन 2 डिग्री बढ़ा, तो आप सीधा सीधा कह देना सर साइन 2 डिग्री बढ़ा। हाँ है ना। मैं कहूं साइन 50 डिग्री बढ़ा या साइन 49 डिग्री बढ़ा, बताओ जी। तो साइन में 0 से लेकर 90 तक जितना बड़ा कोण होगा वैल्यू उतनी ऊपर उठेगी। ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखो कि साइन का ग्राफ ऊपर उठता है, कोस का ग्राफ नीचे गिरता है। तो यानी बड़ा कोण वैल्यू बढ़ी। अगर यही कहानी कोस में होती तो उल्टा होता, कोस में होती तो उल्टा हो जाता। मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा साइन 1 रेडियन बढ़ा या साइन 1 डिग्री बढ़ा, विच डू यू थिंक इज ग्रेटर, तो आप कहोगे देखो सर 1 डिग्री का 1 रेडियन का मतलब है 57 डिग्री। तो ये समझो सर साइन 57 डिग्री और ये समझो सर साइन 1 डिग्री है। तो जितना बड़ा कोण वैल्यू उतनी बड़ी, तो 1 रेडियन 57 डिग्री यानी ये वैल्यू बड़ी आएगी। बताओ भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है, बातों को बड़ी गहराई से समझना है और आगे बढ़ते चले जाना है। बड़े भाई, अब एक सवाल पूछा एसएससी ने इस पे, इसको बड़े ध्यान से समझ लो बेटा, ये बात बहुत गहरी है, आपको पता होना चाहिए। भी इस पे सवाल पूछा एसएससी ने इसी बार में, मैं लिख देता हूं। इफ, बहुत बड़ा आ रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द एंगल और उसके बाद लिख रखा है अल्फा और बीटा दोनों ही 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 डिग्री से छोटे हैं। 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 डिग्री से छोटे हैं। तो बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है साइन अल्फा इज ग्रेटर देन साइन बीटा। दूसरा ऑप्शन है जी कोस अल्फा इज ग्रेटर देन कोस बीटा। साइन अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा। करो जी। और साथ में लिखा हुआ है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, इज ग्रेटर देन बीटा। अल्फा का मान बीटा से बड़ा है, अल्फा का मान बीटा से बड़ा है। तो बताइए कौन सा उत्तर सही है, कौन सा उत्तर गलत है। फिर से सवाल पढ़ देता हूं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द एंगल, और अल्फा बीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में, अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है।
अब एक बात समझो यार, कई बार क्या होता है कि छोटा मोटा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर कैसे करें। जैसे मैं पूछूं कि भाई साइन 120 डिग्री बढ़ा या साइन 121 डिग्री बढ़ा, और मान लो हम मूर्ख हैं और जो मैंने बात बताई उसके ऊपर कह दिया कि फालतू की बात बताई टीचर ने और ध्यान नहीं दिया। मैंने वैसे ये ग्राफ आपको इसीलिए समझाया था कि एक एक चीज़ आपकी बात समझ आए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साइन 120 डिग्री बढ़ा या 121 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये कलर दिखाई दे रहा है, चांदनी हो तुम। तो हमें ये देखना है कि साइन में अगर 90 से 180 में कोण की वैल्यू बढ़ेगी, तो लाल कलर वाला जो ये है साइन का। तो आप देख रहे हैं 90 के बाद जैसे जैसे कोण बढ़ता चला जा रहा है, वैल्यू घटती चली जा रही। हाँ है ना, जैसे जैसे कोण बढ़ता चला जाएगा वैल्यू घटती चली जाएगी। यानी 90 से 180 में जितना बड़ा कोण लोगे साइन की वैल्यू उतनी छोटी आती चली जाएगी। तो यहां से साफ पता चल गया कि ये बड़ा कोण है तो इसकी वैल्यू छोटी आएगी, ये आंसर है। लेकिन मान लो हम इतने बड़े ढक्कन है कि हम ग्राफ पे ध्यान दे ही नहीं रहे जो टीचर पढ़ा रहा है, और हम तो बावले हैं। तो भाई परेशान मत हो, इसको क्या करो 180 के रेस्पेक्ट में तोड़ लो। 180 माइनस 160 कर देते हैं। भाई 120 को 180 माइनस 60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकता? भाई बोल दो ना। तो साइन 180 माइनस थीटा होता है जी माइनस नहीं प्लस साइन 60 डिग्री। इसको तोड़ देते हैं बाबू, 121 की जगह को 180 माइनस 59। अब बताओ इसे लिख सकते हैं साइन 59 डिग्री लिख देंगे। अब तो याद होगा ना, अब पहले वाला ग्राफ तो याद होगा ना कि साइन में 0 से 90 तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जितना कोण बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि 0 से 90 तक बढ़ता उसके बाद फिर ये घटना चालू हो जाता है। हाँ है ना, तो जितना कोण बड़ा होगा वैल्यू साइन में उतनी ही बड़ी होगी। तो कोण बड़ा 60 का है तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो इसका मतलब 120 बड़ा होगा। यानी अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में कंपैरिजन करने में सफल नहीं हैं और आपको इजीनेस फील नहीं होती है, तो यू कैन चेंज इट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड मेक द कंपैरिजन। इज दैट क्वाइट ओके? बात आ रही समझ में? हाँ है ना। तो मेरे भाइयों, मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं तो उस सफेद वाले ग्राफ पे जाता और मैं यहाँ के बिहाफ पे इस वाले सवाल को सोल्व कर लेता। लेकिन मान लीजिए मैं मूर्ख हूं और मेरे साथ ये सवाल है, तो कैसे करा जाए? तो मुझे ये देखना है कि यार अल्फा और बीटा दोनों का मान 90 और 180 से बड़ा है और अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी है। तो मैं क्या करता हूं, अल्फा की वैल्यू मान लेता हूं भैया 110 डिग्री और बीटा की वैल्यू मान लेते हैं कितनी, 90 या 100 डिग्री मान लेते हैं। क्या बुराई है? तो देखो यार, यही तो सवाल ने कहा कि अल्फा और बीटा 90 180 के बीच में, तो दोनों 90 180 के बीच में, अल्फा बड़ा है बीटा से। दिक्कत क्या है? अब मुझे चेक करना है कि साइन अल्फा, साइन 110 डिग्री और साइन 100 डिग्री में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो मेरे भाई अगर मैं समझदार हूं तो मैंने ये जो ग्राफ पढ़ा था इस पे ध्यान देना चाहिए कि भाई 90 के बाद, 90 से लेके 180 तक जैसे जैसे कोण बढ़ाऊंगा साइन की वैल्यू नीचे आ रही है, लाल कलर वाला है। कि 90 से 180 के बीच में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी साइन की, यानी एंगल बढ़ेगा वैल्यू घटेगी, एंगल बढ़ा वैल्यू छोटी, एंगल बढ़ा वैल्यू छोटी। हाँ है ना, मुझे ये बात याद होनी चाहिए, इस ग्राफ को मुझे पढ़ लेना चाहिए। तो मुझे पता है कि जैसे ही 90 से 180 के बीच में कोण बढ़ा तो वैल्यू छोटी, तो कोण ये वाला बढ़ा तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 100% छोटी होगी। कोण छोटा वैल्यू बड़ी, तो यानी इसको मैंने बीटा माना था, तो मैं ऐसे कह सकता हूं जी साइन बीटा जो है वो बड़ा होगा साइन अल्फा से। पहली बात तो ये, तो साइन अल्फा बड़ा होगा ना, साइन कहाँ गया, साइन बीटा बड़ा होगा साइन अल्फा से। एक तो ये बात सही होगी, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अगर मान लो हम इस बात का भी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, ऐसे तो करना चाहिए और आना भी चाहिए। कोस में ले तो मैं कहूं यार कोस 110 डिग्री और कोस 100 डिग्री, बताओ जी कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। सेम यही कहानी कोस में जानी है। अगर आप ग्राफ पे ध्यान दें तो सेम यही कहानी कोस में जानी है। क्या कि भाई कोस में ये है 90 डिग्री,
ध्यान देना भाई, कोस में ही 90 डिग्री। जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे 90 से 180 के बीच में, गौर से देखो वैल्यू घटती ही जा रही, और नीचे चली गई, और नीचे चली गई, और नीचे चली गई, और 180 पे तो कत्ती तड़ी मिटेगी दिला के, है ना। यानी 90 से 180 के बीच में साइन भी गिरता है कोण बढ़ने पे, और कोस भी गिरता है कोण बढ़ने पे। ये मैं समझाना चाह रहा था, अगर आपको समझ आ रही हो, है ना। अगर बात समझ पा रहे हो तो 90 से 180 के बीच में जितना कोण बड़ा होगा उतनी ही वैल्यू छोटी होगी। तो ये कोण बड़ा है तो इसकी वैल्यू छोटी होगी, तो ये आंसर आएगा। यानी कोस अल्फा छोटा होगा कोस बीटा से, तो कोस अल्फा छोटा होगा कोस बीटा से। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, हाँ है ना। हराम खोरो, कोस 110 क्यों बड़ा होगा रे? अच्छा, तुम उसे माइनस में चेंज करके चेक करना चाह रहे हो? आ जाओ तो जरा, आओ जरा। कोस 110 और कोस 100 का अगर तुम्हें अभी भी कंफ्यूजन है तो कोस का ग्राफ जहां बनाया था वहीं लेके चलता हूं तुम्हें। तुम ढक्कन नंबर 1 हो। चांदनी हो तुम, चांद हूं मैं। देखो यार, अगर मुझे चेक करना था कोस 110 डिग्री और कोस 100 डिग्री में कौन सा बड़ा है, तो मैंने वैसे भी आपको समझाया कि 90 से 180 में जितना कोण बड़ा होगा वैल्यू और नीचे जाएगी कोस की। कोण बड़ा वैल्यू छोटी, कोण बड़ा वैल्यू छोटी, समझ में आनी चाहिए बात। अब नहीं आ रही है तो कैसे करें? तो भाई इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में तोड़ लो। इसे लिख लेते हैं कोस 180 माइनस 70, हाँ है ना। इसे लिख लेते हैं कोस 180 माइनस 100, तो यहां आ जाएगा माइनस कोस 70 डिग्री और यहां आ जाएगा माइनस कोस 80 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, और ध्यान से बताना एक बात, कि 4 बड़ा या 5 बड़ा? आप कहोगे जी 5 बड़ा, लेकिन अगर मैं कहूं -4 बड़ा या -5 बड़ा, तो -4 बड़ा होगा। माइनस में जो चीज जितनी छोटी उतनी बड़ी। तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है, सभी को हो सकता है। तो आप क्या करो, माइनस इग्नोर करके सोचो प्लस में क्या साइन आ रहा है, तो प्लस में ये बड़ा आ रहा है तो माइनस में ये बड़ा आ जाएगा, बस इतनी बात समझनी। तो माइनस की जगह थोड़ी देर के लिए प्लस सोच लो। ये सोच लो कि कोस 70 और कोस 80 में कंपैरिजन करना है। तो यार ये बात तो तुम्हें कितने प्यार से मैंने समझाई आज कि भाई कोस में 0 से 90 के बीच में जितना कोण बढ़ाओगे वैल्यू घटेगी, वैल्यू घटेगी, वैल्यू घटेगी। 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे कोण बढ़ेगा वैल्यू घटती चली जाएगी। यानी बड़ा कोण छोटी वैल्यू, तो ये बड़ा कोण है तो ये छोटी वैल्यू होगी, यानी कोस 70 बड़ा होगा। क्लियर है? लेकिन अगर माइनस के निशान लगा दूंगा तो ये साइन उल्टा घूम जाएगा ऐसे। और यही तो मैंने समझाया था कि कोस 100 डिग्री बड़ा होगा, कोस 110 डिग्री छोटा होगा। बोलो हाँ या ना? बड़े आई मिटा दूं। देखिए ग्राफ पे आपको गुजरना पड़ेगा, बार बार चीजें बनानी पड़ेगी अपने हाथ से। आप अगर इस वहम में बैठे हैं कि ऐप में स्क्रीनशॉट चालू कर देते तो आज ही हम एसएससी का एग्जाम पाड़ी आते, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब तक कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे जीवन यूं ही झंड है, झंड ही रह जाएगा। एक एक नोट्स खुद तैयार करो। अब आइए आगे। अब बहुत बार क्या होगा कि अभी तक मैं कंपैरिजन बता रहा था आपको, साइन का साइन से, कोस का कोस से, 0 से 90, 90 से 180। अब कितना भी बड़ा कोण हो उसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला सकते हैं, 180 माइनस प्लस करके या 360 प्लस माइनस करके। लेकिन मान लो सवाल यह आ जाए कि मैं आपसे पूछ लूं कि भाई साइन 40 बड़ा या कोस 70 बड़ा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे सर देखो मिक्स ग्राफ अगर हम उठा लें तो हम कैसे बताएं कि साइन 40 बड़ा के कोस 70 बड़ा? भाई कोस 70 यहां आएगा, 40 यहां आएगा, पता ही नहीं चल पाएगा हमें। तो क्या किया करो ऐसे सिचुएशन पे, जब दोनों अलग अलग वो आ जाए, टेंजेंट साइन और कोस आ जाए, तो फिर सबसे बढ़िया तरीका इसको कोस में बदल लो या इसको साइन में। इसको कोस में बदलोगे तो इसे लिख लेते हैं जी साइन, वरना तो तुम्हें तो पता ही है, तुम तो अपने बच्चे हो, कि साइन 40 और कोस 50 आपस में बराबर होते हैं। बताया था ना, a प्लस बी का जोड़ 90 हो तो साइन ए और कोस भी बराबर होता है। अबे गधों, ये लिखवाया नहीं था?
कोस 50 और साइन 40 बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ए और बी का जोड़ 90 डिग्री, हाँ है ना। वरना इस 40 की जगह में लिख देता साइन 90 माइनस 50 और साइन 90 माइनस थीटा होता कोस 50। समझ रहे हो? अब कंफ्यूजन ना, अब इसको वो कर दो कंपेयर, कोस 50 कोस 70। हमें पता है यार 0 से 90 में जितना कोण बढ़ाओगे वैल्यू घटेगी, बड़ा कोण वैल्यू छोटी, तो दोनों जगह कोस है तो ये बड़ा कोण है तो ये वैल्यू छोटी होगी, ये बड़ा होगा, तो यानी ये हो जाएगी। समझ गए? अगर टेंजेंट चेंज हो जाए तो उसको सेम में ले आओ, फिर कंपैरिजन कर दो। कोण 90 से बड़ा आ जाए तो या तो आप इस व्हाइट वाले ग्राफ को समझते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहां सब कुछ क्लियर है। लेकिन अगर व्हाइट वाला ग्राफ आपको समझ नहीं आता, कम पल्ले पड़ता है, तो उस स्थिति में फिर उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आओ, 90 से छोटा बना लो, तो वो भी एक तरीका है उसको सोल्व करने का। क्लियर है भाई? तो ये तरीके थे मेरे भाई। इस पे पता नहीं दुनिया भर के कितने सवाल आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में और पूछे जाएंगे, और जब पूछे जाएंगे तो आपको आना ग्राफ बनाना ना कुछ और, माइंड में 2-3 बातें क्लियर करनी। कौन सी? पहली चीज 0 से 90, सिर्फ इतनी बात, 0 से 90 में साइन उठता है और कोस गिरता है। दूसरी बात, 0 से 45 में कोस बड़ा होता है क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है, और साइन छोटा होता है क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा होता है। 45 से 90 में साइन ऊपर चला जाता है और कोस नीचे आ जाता है। बस ये 2 बातें याद रख लीजिए। उसके बाद दुनिया जहान में ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप ना कर पाए, हर तरीके का हर सवाल आप कर लेंगे। क्लियर है? किसी भाई को कोई दिक्कत है? एक बच्चा कह रहा है जी 180 डिग्री के आगे तो समझा दीजिए। ले भाई 180 से भी आगे समझा देता हूं। देखो, चांदनी हो तुम, चांद मेरी जान, कैसे कैसे गाने गा रहे हो मुझसे। तो मान लो जी मैं कहूं कोस 200 डिग्री और कोस 201 डिग्री लिख दो, कुछ भी लिख देता हूं। बताओ जी कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? बताया ना बेटा, क्या करो फर्स्ट में ले आओ। तो आप कहोगे सर 200 को लिख लेते हैं सर 180 प्लस 20, इसको लिख लेते हैं कोस 180 प्लस 21। अब भाई हम जानते हैं कि कोस 180 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, माइनस कोस 20 डिग्री, और यहां माइनस कोस 21 डिग्री। हमें कंफ्यूजन लेना नहीं है, हम थोड़ी देर के लिए प्लस मान लेते हैं। यहाँ मन में लिखिएगा नहीं, मन में सोचिए कोस 20 बड़ा या कोस 21 बड़ा। जो प्लस में साइन होता है उसका उल्टा माइनस होता है। तो हम जानते हैं यार कोस में 0 से 90 में जितना कोण बढ़ाओगे वैल्यू उतनी घटेगी, जितना बढ़ाओगे वैल्यू उतनी घटेगी, जितना बढ़ाओगे वैल्यू उतनी घटेगी। तो देखो यार सॉरी, तो भाई बड़ा कोण कौन सा है? ये, तो इसकी वैल्यू छोटी हो गया, नहीं ये बड़ा होगा, लेकिन माइनस का साइन है तो आ जाएगा, हाँ है ना। वैसे अगर मैं स्टूडेंट होता, तो मैं ये सब भी नहीं करता। मैं समझदार हूं थोड़ा सा, तो मुझे ये बात पता है कि यार 180 तेरी करे 180 आता है यहां। 180 के बाद जैसे जैसे कोण बढ़ा रहे हैं आप देख रहे हैं वैल्यू ऊपर जा रही है। कोण बढ़ाया वैल्यू ऊपर गई, कोण बढ़ाया वैल्यू ऊपर गई, कोण बढ़ाया वैल्यू ऊपर गई, यानी जितना बड़ा कोण करेंगे वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। तो मैं यहां से भी समझ सकता था कि 180 के बाद आ रहा है 200 और 201, तो 200 पहले आएगा 201 बाद में, तो जितना बड़ा कोण होगा वैल्यू उतनी बड़ी होगी। तो मैं यहां से भी दिमाग लगा के 201 को बड़ा कर सकता था, हाँ है ना। और आप ध्यान रखना कोस का ग्राफ ये ऐसे जाएगा फिर, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही भाई, बाकी फिर अगली क्लास में करते। थैंक यू यार आप सबका।